जल जो कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पूरी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से आच्छादित है, लेकिन अगर हम बात करें अलवणीय जल की तो वो मात्र 3% है। तो बाकी का 97% जल क्या है? लवणीय जल है, जिसको कि हम पीने योग्य प्रयोग नहीं कर सकते। तो जी हाँ, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वाटर रिसोर्सेस, जिसको जल संसाधन कहा जाता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, डिमांड किस प्रकार की है, किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, एंड विद टाइम जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है उसके कारण क्या क्या वाटर क्राइसिस या क्या क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जल की उपलब्धता, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पृथ्वी पर कितना पानी है, उसमें से पीने योग्य पानी कितना है। तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो क्या है? पानी से ढका हुआ है। लेकिन यहाँ अगर हम लवणीय जल और अलवणीय जल की बात करें तो 97% कौन सा है? लवणीय जल है, और बाकी का 3% अलवणीय जल है जो कि पीने योग्य है। मानव उपयोग हेतु एक बहुत ही छोटा सा भाग हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि मात्र 3% जल जो है उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और अगर बाकी का जल, ये जो लवणीय जल हो गया, खारा पानी हो गया, इसका प्रयोग हमें करना है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लागत लगती है। मतलब जो कीमत लगेगी इस पानी को प्रयोग में लाने हेतु वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वैश्विक या राष्ट्रीय तुलना करें तो भारत जो है पूरे विश्व के धरातलीय क्षेत्र का कितना है? 2.45%, यानी कि 2.45%, और विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र 4% है। कि विश्व में जितने भी जल संसाधन हैं भारत के अंदर मात्र 4% है 100 में से। फिर भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भाग रहता है? हमने पॉपुलेशन वाले पार्ट में अच्छे से बात की थी कि लगभग 17 to 80%, 17 से 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। लेकिन जल स्रोत कितने हैं यहाँ पर? सिर्फ 4% हमें यहाँ पर कुल जल संसाधन देखने को मिल रहे हैं। तो 17 से 18% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी क्या सिर्फ 4% पानी का होना हमारे लिए पर्याप्त मात्रा है, सफिशिएंट है, या फिर नहीं है? तो ये डेटा ही बताता है कि ये मात्रा जो है, ये जो क्वांटिटी है वो इनसफिशिएंट है। उससे क्या होगा? हमें कई सारे क्राइसिस, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें भारत के अंदर मौजूद कुल जल संसाधन की, तो पूरे वर्ष में कुल वर्षा से हमें कितना पानी प्राप्त होता है? 4000 घन किलोमीटर। अब 4000 घन किलोमीटर, यहाँ पर जो घन किलोमीटर टर्म आई है इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा ब्लॉक मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, और जिसकी हाइट भी 1 किलोमीटर है, तो वो क्या हुआ? 1 घन किलोमीटर पानी हुआ। तो वैसे ही भारत में वर्षा से पर्याप्त पानी कितना है? 4000 घन किलोमीटर। फिर 1869 घन किलोमीटर जो है वो सभी नदी बेसिन में सालाना औसत प्रवाह है जल का। फिर अगर हम बात करें कुल उपयोगी जल संसाधन की जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वो कितना है? मात्र 1122 घन किलोमीटर। अब इन सब में इतना पानी है जिसका उपयोग वास्तव में किया जा सकता है, जिसको कि यूजेबल वाटर बोलते हैं, जो कि हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो 60% लाभदायक उपयोग इसका हमें देखने को मिलता है, जो कि भारत के अंदर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि भारत में कितने जल संसाधन उपलब्ध है, कितना पानी हमें पूरे वर्ष में मिलता है, और कितना नदियों में औसत प्रवाह होता है, और कितना पानी जो है वो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सोर्सेज क्या क्या है वाटर रिसोर्सेज के, स्रोत कौन कौन से हैं जल संसाधन के भारत के अंदर। सबसे पहला आएगा धरातलीय जल, जिसको सरफेस वाटर बोलते हैं। दूसरा आता है ग्राउंड वाटर। तीसरा है लगून्स एंड बैक वाटर। अब यहाँ पर ये जो तीनों टर्म है इनका क्या मतलब है? सरफेस वाटर या धरातलीय पानी से हमारा क्या मतलब है? जो सतह पर उपलब्ध है, चाहे वो नदियों में हो, तालाब में हो, तो ये सारा पानी जो है झीलों वाला, तलैया वाला, ये सब क्या कहलाता है? सरफेस वाटर कहलाता है। लेकिन भौम जल की बात करें हम या ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो वो जल जो कि ज़मीन के अंदर है। जैसे कि हमने मिट्टी में खोदना चालू किया तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक
हद तक जाने के बाद वो जो मिट्टी है उसमें नमी होगी, गीलापन होगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बोलते हैं। अब कई सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप 5 फुट भी नीचे खोद लेते हो तो पानी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और कई सारी जगह ऐसी भी है कि आप 10 फीट अंदर खोदोगे। फिर उसके बाद कई सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही कम भौम वाटर जो है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो उपलब्ध है, तो ऐसी जगह पर 120 फीट खोदने पर भी आपको जल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड वाटर का, चाहे हम सरफेस वाटर की बात करें, बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, मतलब क्षेत्रीय डिस्पैरिटीज, असमानताएं हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला है सरफेस वाटर या धरातलीय पानी। मुख्य स्रोत क्या है, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तलेया और तालाब। अब तालाब जो है वो मैन मेड होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल होते हैं, लोगों ने बनाए होते हैं, जबकि तलेया क्या होते हैं, नेचुरली उपलब्ध होते हैं प्रकृति में। फिर कुल नदियों की अगर हम बात करें कि भारत में कितनी नदियां हैं, तो 10,360 नदियां हैं, जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से भी अधिक है। तो ये नदियां कितनी है, 10,360। फिर औसत वार्षिक प्रवाह की हम बात करें तो वो है 1869 घन किलोमीटर। घन किलोमीटर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर एक क्यूब की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ, हाइट और विड्थ जो है कितनी है, 1 किलोमीटर की है। फिर उपयोगी जल कितना है, 32% जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो कि है 690 घन किलोमीटर। फिर हम बात करेंगे प्रमुख नदी बेसिन की कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जिनका बेसिन है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से हमें 60% पानी उपलब्ध होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्र का बेसिन, सिंधु का बेसिन और बराक का बेसिन। अब यहाँ हमने जो 4 नदियाँ देखी है, ये आपको मैप पे भी पता होनी चाहिए कि गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, सिंधु बेसिन, बराक बेसिन कहाँ पर है। क्यों, क्योंकि बोर्ड्स में सीधा सा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ होगा जो कि खाली होगा, और वहाँ पे आपको क्या करना है, इन नदी बेसिन को इंगित करना है, चाहे वो नदियों का पूछ ले, इनके बेसिन का पूछ ले, या किसी सहायक नदी के बारे में पूछा जाए। तो ये तो बात हो गई सरफेस वाटर की। अब यहाँ पर जो सोर्सेस है वाटर रिसोर्सेज के, ये एक कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज के क्या क्या स्रोत है, क्या क्या सोर्सेस है। तो हमें 3 सोर्सेस यहाँ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है सरफेस वाटर, दूसरा है भौम जल संसाधन जिसको ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहा जाता है, तीसरा है लेगून और बैक वाटर्स। तो ये जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर पानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। भौम जल की बात करें तो कुल पुनः पूर्ति योग्य पानी जो है वो है 432 घन किलोमीटर। अधिक उपयोग वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे राज्य है जिसके अंदर सर्वाधिक प्रयोग होता है ग्राउंड वाटर का, तो वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं तमिलनाडु। फिर मध्यम उपयोग वाले क्षेत्र कौन से हैं, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। कम उपयोग वाले क्षेत्र कौन से हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला। अब ये जो राज्य है यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, फिर मीडियम यूज़ कहाँ पर होता है और फिर सबसे कम यूज़ कहाँ पर होता है, ये भी याद रखना है। फिर लेगून और पश्च जल जो आता है कि जो बैक वाटर है, लगून है, वो किन क्षेत्रों में है, तो समुद्र तट रेखा विशाल और दंतुरित। भारतीय समुद्र तट रेखा जो है, हमने पूरा भारत का दक्षिणी भाग देखा है जिस पर समुद्र की तट रेखा लगती है। तो यहाँ पर इन लगून्स के पानी का, बैक वाटर्स के पानी का उपयोग किस प्रकार से होता है, मछली पालन में होता है, कहीं कहीं पर चावल उगाने के लिए, नारियल की सिंचाई के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए केरल हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य लगून्स और बैक वाटर के एग्जाम्पल्स है। अब ये लगून क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समुद्र से सेपरेटेड एक बॉडी होती है जिसमें खारा पानी होता है, जहाँ पर मछली पालन संभव है, कहीं कहीं पर चावल उगाए जाते हैं, कहीं कहीं पर नारियल की सिंचाई के लिए भी लगून के पानी का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास इंडिया का मैप है जहाँ पर हमें मेन जो रिवर्स है और नदियों के जो बेसिन हैं वो देखने को मिलते हैं। हमने 4 नदियों की मुख्य रूप से बात की थी जिनके अंदर 60% वाटर जो है वो अवेलेबल है। जो 100% वाटर की हमने बात की थी उसमें से 60% इन्हीं नदी बेसिन से पानी हमें मिलता है। पहला है
ये जो सिंधु नदी हमें देखने को मिल रही है, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब, रावी और सतलुज, ये वाला जो नदी बेसिन है पूरा, यहाँ से देखो सिंधु नदी जो है इंडस रिवर जिसको बोलते हैं वो भारत में एंटर कर रही है और फिर यहाँ से होकर वो पाकिस्तान से निकल जाती है। तो ये है सिंधु बेसिन। फिर दूसरा है ब्रह्मपुत्र, जो कि हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत के अंदर एंटर करती है, जिसका यहाँ पर हमें नदी बेसिन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर है गंगा रिवर। गंगा का तो आपको पता ही होगा, भागीरथी और अलकनंदा जो कि देवप्रयाग में मिलती है और आगे जाकर इसी नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है, जिसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। फिर एक नदी हमने पढ़ी थी बराक नदी, जो कि यहाँ पर है लगभग इस वाले भाग में, असम में, मिजोरम में, मणिपुर में और पश्चिम बांग्लादेश के अंदर ये नदी बहती है, जिसको हम बराक नदी कहते हैं। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड रिवर बेसिन्स। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है हमारे भारत के अंदर, उनकी डिमांड किस प्रकार से है, किस प्रकार से उनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि क्षेत्रीय उपयोग, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग किया जाता है, तो वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसको कि हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तो कृषि वाले सेक्टर में पानी का कितना उपयोग होता है, सबसे पहले हम मानेंगे कि जो पानी है टोटल 100% मान लीजिए। अब इस 100% धरातलीय पानी का कितना उपयोग कृषि सेक्टर में हो रहा है, 89%। बाकी का 11% कहाँ हो रहा है, चाहे वो औद्योगिक सेक्टर हो या फिर घरेलू सेक्टर के अंदर हो रहा है। फिर भौम जल जो कि 100% है, जिसका कृषि सेक्टर के अंदर हमें 92% प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बात लिखी हुई है कि भविष्य में इसका उपयोग बढ़ने के चांसेस है। क्या रीज़न है इसका, पॉपुलेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है, चाहे जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे अब भारत में घट रही है, लेकिन पॉपुलेशन में तो इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, इससे क्या होगा कि वाटर की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा है तो पानी भी ज़्यादा चाहिए। हम सुबह से लेकर शाम तक कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें पानी का प्रयोग करते ही करते हैं। क्यों, क्योंकि जल ही जीवन है। चाहे वो सुबह की चाय से लेकर शाम के खाने तक हो, हम पानी का प्रयोग करते हैं। तो कृषि सेक्टर में भौम जल का कितना पानी यूज में हो रहा है, 92%, और इसके फ्यूचर में बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट है औद्योगिक सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें धरातलीय जल का कितना प्रयोग होता है, 2% प्रयोग होता है। अब हम देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। एक तो वो क्षेत्र हो गया, सेक्टर हो गया, जहाँ 89% वाटर का यूज़ हो रहा है धरातलीय पानी का, और औद्योगिक में सिर्फ 2% हो रहा है। और भौम जल का औद्योगिक सेक्टर में कितना प्रयोग हो रहा है, 5% हो रहा है। इसका क्या रीज़न है कि औद्योगिक सेक्टर में भौम जल का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो धरातलीय जल होता है, खासकर जो नदी बेसिन का पानी हो गया, वो लगभग कैसा होता है, मीठा पानी होता है, अलवणीय जल होता है। जबकि भौम जल जो है उसमें आर्सेनिक्स भी होते हैं, कंटामिनेंट्स भी होते हैं। तो ये पानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या है, उपयोगी है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में पीने के लिए या खेती योग्य पानी नहीं है, और भविष्य में उपयोग बढ़ने की संभावना है। अब ये जो तीनों सेक्टर है, इन तीनों में ही इन फ्यूचर हमें एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, किसका, यूज़ ऑफ वाटर, पानी के उपयोग की हमें वृद्धि देखने को मिलेगी हर एक सेक्टर में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो कृषि सेक्टर है उसमें भी वृद्धि आएगी। हमने पिछले चैप्टर में देखा भी था कि जो कृषि क्षेत्र है भारत के अंदर, वो समय के साथ थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, और वैसे ही औद्योगिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी। घरेलू सेक्टर हो गया, लोग ज़्यादा तो घर ज़्यादा, तो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। तो घरेलू सेक्टर के अंदर धरातलीय जल का 9% प्रयोग होता है। भौम जल का बहुत ही कम प्रयोग होता है, क्योंकि भौम जल एक तो निकालना हर घर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, दूसरा इसमें कंटामिनेंट्स होते हैं, आर्सेनिक्स होते हैं, तो ये जो पल्यूटेंट्स है वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए पॉसिबल नहीं है, और भविष्य में इसके भी उपयोग बढ़ने की संभावना है। तो कृषि क्षेत्र में हमने सर्वाधिक उपयोग देखा है। और सिंचाई, वर्तमान में जल की मुख्य मांग क्या है, कृषि सेक्टर के अंदर हमें जल क्यों चाहिए, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। लास्ट चैप्टर जो था लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, उसमें हमने देखा था वो सभी क्षेत्र जहाँ पर इरिगेशन होती है, सिंचाई होती है कृषि में, वहाँ पैदावार जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा है। लेकिन वो सारे क्षेत्र जो कि वर्षा पर निर्भर करते हैं,
उनमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज चाहिए होगा, जितनी भी फूड ग्रेन्स हो गई, पल्सेस हो गई, वो सब ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो उसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि मानसून क्या है, अनियमितता पर है, ये अविश्वसनीय है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी मानसून विफल भी हो सकता है। फिर भारत के अंदर हमें दोहरा संकट भी देखने को मिलता है कि बाढ़ भी आ सकती है या फिर सूखा भी पड़ सकता है। तो ये जो दोहरा संकट है, जो मानसून पर निर्भर करती है लगभग 2/3 जनसंख्या भारत की कृषि सेक्टर में, तो उस चीज़ को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। चाहे वो वर्षा की स्थानिक या फिर सामयिक हम पूरे भारत की बात करें, तो हमें सिंचाई सेक्टर पर और ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा, जिसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और भी ज़्यादा चाहिए होगा। अब नेक्स्ट कि सिंचाई से लाभ क्या क्या होंगे और सिंचाई से घाटा क्या क्या होगा, क्योंकि पानी का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा किस में कर रहे हैं, इरिगेशन में कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर। तो इसी सिंचाई से क्या लाभ है और क्या क्या हानि देखने को मिलती है। तो सिंचाई के लाभ की हम बात करें तो बहुफसलीकरण संभव, ये एक बहुत ही अच्छी टर्म हमें देखने को मिलती है, जो कि है बहुफसलीकरण। हमने फसल गहनता के बारे में पढ़ा था कि एक ही लैंड पोर्शन पे, मान लीजिए ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर अलग अलग फसलों का उगाना, सेम समय पर सेम ही लैंड पर अलग अलग फसलें उगाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, फसल गहनता कहा जाता है, कि यहाँ पर बाजरा उगा दिया और बाकी 3 के अंदर अलग अलग फसलें हमने एक साथ उगा दी। तो ये क्या हुआ, बहुफसलीकरण हुआ, जिसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कहा जाता है। सेकंड है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कि जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें इंक्रीज होगा, जैसे कि पंजाब हरियाणा जहाँ पर सबसे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, उपलब्ध है, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा है। हरित क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि 1960-70 वाले दशक के बीच में आई थी, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि वो राज्य जिनमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ तक सीमित रही हरित क्रांति और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जबकि वो क्षेत्र जो कि वर्षा पर निर्भर थे, वहाँ पर हरित क्रांति का हमें ज़्यादा लाभ नहीं देखने को मिलता है। फिर है अधिक उपज वाली फसलों हेतु आर्द्रता पूर्ति, ऐसी फसलें जिनमें नमी ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, उनकी पूर्ति भी किससे होगी, सिंचाई से होगी, इरिगेशन से होगी। फिर उच्च जल मांग वाली फसलों हेतु आवश्यक, जैसे कि चावल हो गया, गन्ना हो गया, ये वर्षा पर निर्भर नहीं हो सकते, इन फसलों को सिंचाई या इरिगेशन चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे हालात में क्या होगा कि हमें देखने को मिल रहा है कि सिंचाई की भी एक पॉजिटिव साइड है, जिसमें कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हर किसी वस्तु के, चीज़ के, या फिर जो भी फैक्टर हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसके 2 पहलू होते हैं। कौन कौन से, एक तो सकारात्मक और एक हो गया नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये तो हो गए पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, जिसमें हम ग्राउंड वाटर के बहुत ज़्यादा उपयोग की बात कर रहे हैं। भौम जल के अति उपयोग के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, कि जो भौम जल स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल, उसके स्तर में कमी आ रही है। कहाँ पर, उन राज्यों में जहाँ पर सर्वाधिक ग्राउंड वाटर का प्रयोग होता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी शामिल है। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है, तो उसका स्तर में भी घटाव देखने को मिलता है। जैसा हमने बात की थी कि ऐसी जगह जहाँ पर 5 फीट खोदने पर भी हमें ज़मीन के अंदर एक नमी देखने को मिलती है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर 120 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद भी पानी नहीं मिलता। तो धीरे धीरे ये जो भौम जल का स्तर है वो कम हो रहा है। दूषित जल की फ्लोराइड संकेंद्रण, और तीसरा है आर्सेनिक संकेंद्रण। अब ये क्या होते हैं, फ्लोराइड्स और आर्सेनिक्स क्या होते हैं। तो फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर फ्लोराइड आयन की मात्रा से है, जो कि मिट्टी और चट्टानों से घुल जाते हैं। कि जो मिट्टी है, चट्टाने हैं, उनके पार्टिकल्स पानी के अंदर घुल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, उस पानी के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा हो रहा है। अब इस फ्लोराइड वाले पानी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि दंत फ्लोरोसिस, जिसको हम डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। सेकंड है स्केलेटल फ्लोरोसिस, जो कि हड्डियों की कमज़ोरी है। तो ये जो हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं फ्लोराइड्स के। दूसरा है आर्सेनिक। अब ये आर्सेनिक क्या होते हैं, तो जो पानी है वो नेचुरली टॉक्सिक होता है, ख़राब होता है, हमारे पीने के
प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। तो आर्सेनिक संकेंद्रण जो है वो भूजल में आर्सेनिक तत्व की उपस्थिति है और जो भूवैज्ञानिक स्रोतों से आता है। इसके क्या क्या हमें परिणाम देखने को मिलते हैं कि लोगों को कैंसर हो जाता है इस पानी को पीने से, और त्वचा रोग जिसको स्किन डिजीजेस बोलते हैं कि स्किन रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है। तो ये तो हो गए फ्लोराइड्स एंड आर्सेनिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो गए जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो पानी है जो कंटैमिनेटेड होता है वो यूज़ करना हमारे लिए खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। तो आर्सेनिक जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और बिहार में उपलब्ध है, और फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर है। फिर हम बात करेंगे गहन सिंचाई की, जो कि मृदा में लवणता वृद्धि। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिगेशन होता है, बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जाती है, तो वहाँ पर मृदा में जो है वो लवणता, जो नमक होता है पानी में, वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण ये जल जो है वो कैसा हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा और हमारे प्रयोग के लायक नहीं रहेगा। तो जो पानी है जिसमें कंटैमिनेंट्स होते हैं उसका हम प्रयोग करेंगे, चाहे कृषि सेक्टर में ही करें, तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि इन्हीं जल संसाधन से, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है? जल अभाव या फिर तनाव। 2 विश्व युद्ध हुए थे, पहला हुआ था 1914 से 18 में और दूसरा हुआ था 1939 से 45 के बीच में। तो अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, और माना जाता है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो इन्हीं वाटर क्राइसिस, इन्हीं जल संकट के ऊपर होगा, क्योंकि देशों के मध्य इन्हीं जल संकट को लेकर लड़ाई हो सकती है, ऐसा बड़े बड़े लोग मानते हैं। फिर जो जल अभाव या तनाव की हम बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो डिमांड होगी, जो यूज़ होगा, उसमें भी हमें एक तनाव देखने को मिलेगा, जिसमें बढ़ती हुई मांग और सीमित आपूर्ति, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। हमने देखा कि अलवणीय जल कितना है पृथ्वी पर, सिर्फ 3% है। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि मांग जो है, जो डिमांड बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और सीमित आपूर्ति है कि जल जो है वो उतनी ही मात्रा में उपलब्ध है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हो रही है, जिसका कारण अगेन जनसंख्या वृद्धि है, कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनमें असमानता होगी जल के वितरण के अंदर। फिर सामाजिक और राजनीतिक तनाव, कि हमें हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है कि जो तनाव है वाटर रिलेटेड इश्यूज से वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अलवणीय जल जो है वो एक दुर्लभ संसाधन है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसके आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े समुदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच में होते रहते हैं, और एक बड़े ही विवाद का विषय है कि लोग जो हैं वो इन जल के लिए, एक कहावत है कि लोग पीने के पानी के लिए और खाने के लिए एक दूसरे को मार भी सकते हैं। तो वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि पूरे समाज के अंदर एक तनाव है इन्हीं वाटर रिसोर्सेज को लेकर। तो जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देता है, कि जो लोग पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं या फिर इसकी जिन क्षेत्रों में कमी है वहाँ पर हमें सामाजिक और राजनीतिक इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरा है अति उपयोग और प्रदूषण। लोग जो है पानी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं और प्रदूषण भी करते हैं। अब दुरुपयोग से हमारा क्या लेना देना है? हमारे घरों के अंदर आरओ यूज़ होता है पानी को फिल्टर करने के लिए। अब जो आरओ है 1 लीटर साफ़ पानी निकालने के लिए 3 से 4 लीटर पानी वो वेस्ट कर रहा है। अब लोग क्या करते हैं, उसको नाले में बहा देते हैं। हमें करना क्या चाहिए? एक्चुअली हमें उस पानी को स्टोर करना चाहिए। हम पोछा लगाने के लिए प्रयोग ले सकते हैं, पौधों को पानी देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना है। और दूसरा कि हमने कोई नल खुला छोड़ दिया तो यहाँ पे अति उपयोग या फिर उसका एक वेस्टेज हमें देखने को मिल रहा है, उस पर भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। प्रदूषण कैसे होता है? जो इंडस्ट्रीज़ है वो जो हानिकारक तत्व होते हैं वो पानी के अंदर बहा देती है। जो वेस्टेज होता है इंडस्ट्रियल वो पानी में बहा दिया जाता है। और मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ है भारत के अंदर वो कहाँ पर है? नदी क्षेत्र के आसपास में है। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? उन नदियों को प्रदूषित करती है। हम इंसान भी नदियों को प्रदूषित करते हैं, जैसे कि नदियों के अंदर हम
कई सारी चीज़ें धार्मिक आस्थाओं के बलबूते बहा देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो नदियाँ हैं वो पल्यूट हो रही है। अब इन नदियों को पल्यूट किया जा रहा है तो इनको साफ़ भी किया जाना चाहिए। हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए, हमें दूसरों सोसाइटी के अंदर भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि इन नदियों को, इन पानी के स्रोतों को पल्यूट ना किया जाए, प्रदूषित ना किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये जल जो है वो प्रदूषित होगा तो जल का अभाव किसे होगा? हमें ही होगा। वाटर क्राइसिस का सामना किसको करना पड़ेगा? हम इंसानों को ही करना पड़ेगा। फिर है जल प्रदूषण, जिसमें जल की जो क्वालिटी है उसका डिग्रेडेशन होता है, गुणवत्ता का ह्रास होता है। जल गुणवत्ता से हमारा क्या तात्पर्य है कि जल की शुद्धता अथवा आवश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल। जब पानी के अंदर बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रदूषित जल हो जाता है। जैसे कि हमने देखा फ्लोराइड और आर्सेनिक वाला जो वाटर है उसके अंदर जो बाहरी पदार्थ है वो मिल जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है? वो जल प्रदूषित हो रहा है, हमारे प्रयोग के लिए वो उपयोगी नहीं है और हमें उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने को पड़ते हैं। फिर है प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं? सूक्ष्म जीव हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गए, खास करके जो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, जिससे रासायनिक पदार्थ पानी के अंदर मिल जाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, जिसमें कई सारी ऐसी जानलेवा जो अपशिष्ट है वो पानी के अंदर बहा दिए जाते हैं। कृषिगत अपशिष्ट हो गए, जिसमें हमने बात की उर्वरक, कीटनाशक जो कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हो गए। फिर घरेलू ठोस और अपशिष्ट, जो घर की गंदगी है उसको पानी के अंदर मिला देना। मौसमी कारक भी होते हैं, जिससे क्या होता है? पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। जैसे कि एसिड रेन हो गई, उससे भी हमें क्या देखने को मिलता है? जो पानी की क्वालिटी है वो ख़राब होती है, क्योंकि उसका पीएच लेवल जो है उसमें हमें एक अंतर देखने को मिलता है। अब इसी पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या है? कंट्रोल बोर्ड है। कौन कौन से? एक तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, एक हो गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। दूसरा है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम एसपीसीबी बोलते हैं। अब ये जो दोनों बोर्ड है, यहाँ से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो जल रिलेटेड समस्याएं हैं, जो वाटर क्राइसिस है, उनके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है? तो एक तो हो गया केंद्रीय और एक हो गया राज्य। तो जल प्रदूषण को ये दोनों बोर्ड्स मिलकर किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार से इनका नियंत्रण करते हैं? तो ये दोनों मिलकर 507 स्टेशन पर इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं। कौन? एसपीसीबी और सीपीसीबी। इन स्टेशन से प्राप्त आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ये सबसे ज़्यादा निगरानी कर रहे हैं। भारत के अंदर जो नदियां हैं, जो नदी बेसिन है, जहां से हमें लगभग 4 मेन रिवर्स की हमने बात की थी, जिससे 60% वाटर हमें मिल रहा है, और बाकी भी जो लगभग पानी है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? स्वच्छ जल नदियों से ही प्राप्त हो रहा है। तो इन्हीं नदियों की निगरानी ये कौन से बोर्ड्स कर रहे हैं? सीपीसीबी और एसपीसीबी। सबसे प्रदूषित नदियों की हम बात करें तो यहाँ 2 नदियाँ जो कि भारत की बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, रिवर्स है, जो कि है यमुना और गंगा। ये दोनों सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। यमुना नदी जो कि दिल्ली और इटावा के बीच, यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है। दूसरी आ जाती है गंगा नदी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। अब हमने बात की थी कि धार्मिक आस्था के चक्कर में लोग इन्हीं नदियों के जल को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। गंगा नदी, जिसको हम माँ मानते हैं, माँ स्वरूप मानते हैं, इसके अंदर लोग क्या करते हैं? कई सारी चीज़ों को बहा देते हैं, चाहे वो मूर्तियाँ हो गई, दीपक हो गए, और जो लोगों के कंकाल है वो सब बहा दिए जाते हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो गंगा नदी है वो पल्यूट हो रही है, और उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, उसका सामना किसको करना पड़ेगा? हम इंसानों को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नदी बेसिन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा हमें जो पानी मिल रहा है इन्हीं नदी बेसिन से मिल रहा है। फिर आता है भौम जल प्रदूषण के कारण कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें पोल्यूशन के रीजंस क्या क्या है? इसमें है भारी और विषैली धातुएं, मतलब हैवी एंड टॉक्सिक मेटल्स, जो कि पानी के अंदर मिल जाते हैं, जो कि कृषि सेक्टर से भी होते हैं, औद्योगिक सेक्टर से भी होते हैं। दूसरा है फ्लोराइड्स, जिसकी हमने बात की थी कि जो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है और स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। नाइट्रेट्स हो गए, आर्सेनिक्स हो गए, जिससे हमें कैंसर भी हो सकता है, स्किन डिजीजेस भी हो सकते हैं,
और तंत्रिका तंत्र में भी हमें कई सारी मुसीबतें देखने को मिलेगी। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो है वो किसके हैं? ग्राउंड वाटर के हैं, जिसमें कई सारे प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं, कंटामिनेंट्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो ये प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं? कभी कभी रिस्क कर नीचे तक पहुंच जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से धरातलीय जल, जिसमें खासकर नदियों की बात की हमने, फिर हमने ग्राउंड वाटर की बात की जिसको कि हम भौम जल कहते हैं, इनका प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जल संरक्षण या फिर प्रबंधन की, कि जो वाटर है उसका कंजर्वेशन किस प्रकार से और मैनेजमेंट किस प्रकार से। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है अर्थ पे, फिर हमने देखा कि इसके सोर्सेस क्या क्या है, फिर डिमांड एंड यूज़ को देखा, फिर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखा। अब हम देखेंगे कि इन्हीं वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो शॉर्टेज है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, उसका कंजर्वेशन और मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए कि सभी लोगों तक उसकी समान पहुंच हो, हर व्यक्ति को पीने योग्य शुद्ध पानी मिले, कृषि के अंदर हर इंसान को, हर खेती करने वाले किसान को पानी की प्राप्ति हो। तो इसका मैनेजमेंट या संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की आवश्यकता देखने को मिलती है, कि नीड क्यों है इस चीज़ की। तो घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग, कि जो पानी है वो क्या है? लिमिटेड है, सीमित रिसोर्स है और बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा है मांग बढ़ रही है, लोग, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से क्या होगा? जो कृषि वाला सेक्टर है उसमें भी अधिक पानी की आगे हमें मांग देखने को मिलेगी। फिर जो इंडस्ट्री है जिसको हम उद्योग बोलते हैं, उसमें भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा आने वाले समय के अंदर। फिर जो बाकी के जो प्रयोग होते हैं जल के अंदर, वो भी हमें देखने को मिलेगा कि उसमें एक मांग या फिर डिमांड का उछाल देखने को मिल रहा है। फिर आता है सतत पोषणीय विकास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है प्रभावी नीतियाँ और कानून बनाना। अब जो भारत की गवर्नमेंट हो गई या सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट हो गई, वो सब अपने अपने लेवल पर कई सारी वाटर रिलेटेड पॉलिसीज़ लेकर आती है, नीतियाँ लेकर आती है, कई ऐसे कानून का निर्माण करती है ताकि इस जल को, वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जा सके, उसका कंजर्वेशन किया जा सके। तो ऐसी ही नीतियों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि प्रबंधन, कंजर्वेशन के क्या क्या उपाय हमें देखने को मिलते हैं, मैनेजमेंट के क्या क्या उपाय देखने को मिलते हैं। जल संभर विकास, कई सारी ऐसी नीतियां जो कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लोग अपनाते हैं ताकि वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके, मैनेजमेंट किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण, जो वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि बारिश जो है, हो सकता है कि हाँ किसी किसी क्षेत्रों के अंदर अनियमित वर्षा हो रही है, लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा जल का संग्रहण होता है तो उन्हें लगभग आधे से ज़्यादा साल के लिए पानी एकत्रित वो लोग कर लेते हैं और वो उनके काम आता है। तो ये जो वर्षा जल संग्रहण है, हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, वेस्टर्न राजस्थान में हमें देखने को मिलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है वेस्टर्न राजस्थान के, उनमें कई सारी जगह पर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। किसमें? टांकों में किया जाता है। जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना, जल जो है उसको रिसाइकल करना, उसको रीयूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बात की थी, जो आरओ का वेस्ट पानी है उसको रीयूज़ करना किन चीज़ों में? पोछा लगाने में, पौधों को पानी देने में। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनके अंदर जो थोड़ा बहुत ख़राब पानी होता है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि गाड़ियों को धोने के लिए। फिर है जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है प्रदूषण से बचाव, कि किस प्रकार से जल का संयुक्त उपयोग किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। प्रदूषण से बचाव किस प्रकार से किया जाए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, चाहे जो घरेलू सेक्टर है, इन सब के अंदर हमें एक जागरूकता फैलानी है कि जो जल है उसको प्रदूषित नहीं करना है, उसकी क्वालिटी डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए। विलवणीकरण, मतलब जो लवणीय जल है उसका विलवणीकरण करना,
उसमें जो नमक की मात्रा है उसको हटाना, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा उच्च लागत लगती है, जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होगा कि हर कोई इतनी उच्च लागत को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो चीज़ सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, जो गरीब इंसान हो गया, मिडिल क्लास लोग हो गए, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत कम लोग हैं जो कि पानी का विलवणीकरण करते हैं, क्योंकि इसमें हाई टेक्नोलॉजी, हाई मशीनरीज यूज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है। फिर वर्षा जल संग्रहण, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, इसका क्या उद्देश्य है कि जो वर्षा का जल है उसको रोकना और एकत्रित करना। जैसे पानी, वर्षा हो रही है, पानी को कैसे इकट्ठा करेंगे? मान लीजिए एक घर की छत है, काफ़ी बड़ी छत होती है, उस पर जितना भी पानी आ रहा है उसको एक पाइप के थ्रू एक टांके में स्टोर कर देना, एक ऐसी मैन मेड आर्टिफिशियल यूनिट बनाना जिसके अंदर पानी स्टोर किया जा सके, जैसे पश्चिमी राजस्थान में टांका बोलते हैं। फिर इसका लाभ क्या देखने को मिलेगा कि भूमिगत जल भ्रतों का पुनर्भरण, कि जो ग्राउंड वाटर है वो फिर से भरने लगेगा, उसके स्तर में हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, भौम जल स्तर में वृद्धि हो गई, ऊर्जा की बचत होगी, प्रदूषकों में कमी होगी कि जो ग्राउंड वाटर है, जो भौम जल है उसके अंदर फ्लोराइड और नाइट्रेट्स हैं उनकी मात्रा कम होगी, आर्सेनिक की मात्रा कम होगी। तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल प्रवेश की रोकथाम की जा सकती है इन चीज़ों से। ये जो वर्षा जल संग्रहण है इसको बांध बना के रोकना, चाहे टांका बना के रोकना हो। परंपरागत संरचना क्या है, मतलब किस प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है? कुंड बनाकर की जाती है, टांका बनाकर की जाती है, जिसमें राजस्थान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टांका क्या होता है, किस प्रकार का होता है? ये ज़मीन के अंदर होता है और ऊपर से कैसा होता है, ढका हुआ होता है। अब इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको समतल रखा जाता है, साफ रखा जाता है कि जब बारिश हो तो ये जो पानी है वो इस क्षेत्र के अंदर इकट्ठा हो जाए और इस टांके के अंदर प्रवेश कर जाए, जो कि पीने योग्य पानी होता है। अब इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें एक दवाई आती है वो डाल दो और ये पानी हो जाता है क्लीन और एकदम यूज़ करने के लायक। तो इसीलिए जो टांके में जल एकत्रित करना है वो राजस्थान के अंदर बड़े टाइम से ये परंपरा चलती आ रही है। नेक्स्ट है अनिवार्य संरचना। तमिलनाडु यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अब से तमिलनाडु के अंदर जितने भी घर बनेंगे उन घरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना कंपलसरी है, कि जो छत का पानी है उसको एक अलग यूनिट में, टांके में एकत्रित करना क्या है, ज़रूरी है। हर घर में एक टंकी होनी चाहिए जहाँ से छत का पानी एकत्रित होता रहे। तो ये तो बात हो गई कि पानी को किस प्रकार से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है। फिर आता है जल संभर प्रबंधन, जिसको वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है कि धरातलीय और भौम जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन, अच्छे से मैनेज करना ग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर को। इसमें क्या क्या कार्य है? बहते जल को रोकना, बांध बनाकर रोकना, और अंतःश्रवण तालाब, पुनर्भरण कुएं। फिर व्यापक अर्थ क्या होगा इसका कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का संरक्षण करना और पुनरुत्पादन करना, कि जो पानी है उसका संरक्षण किस प्रकार से करना, उसका पुनरुत्पादन किस प्रकार से करना, जो कुएं वो खाली हो गए हैं, तालाब खाली हो गए हैं, सूख गए हैं, उनका पुनर्भरण किस प्रकार से किया जाए। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब इसकी सफलता कब होगी, कब ये चीज़ सक्सेसफुल होगी? तब जब जो पूरा समाज है, पूरा समुदाय है, वो एक दूसरे की सहायता करे। और वो सहायता कब करेगा? जब वो अवेयर होंगे, जागरूक होंगे वाटर रिलेटेड क्राइसिस से, कि वो सिर्फ खुद का भला ना सोच के पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का ध्यान रखते हुए जागरूक होएं और पानी को इकट्ठा करें और साथ मिलकर सभी जो जल नीतियां हैं, जल प्रबंधन है, उनके अंदर सहायता करें और अपनी अपनी भूमिका निभाएं। तो ये तो हो गया जल संभर प्रबंधन। नेक्स्ट है सरकारी कार्यक्रम या फिर योजनाएं। जो सरकार के कार्यक्रम हो गई, पॉलिसीज़ हो गई, वो किस प्रकार से इसमें वाटर मैनेजमेंट के अंदर, कंजर्वेशन के अंदर हमें सहायता करती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी आती है, कौन सी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। कब चालू हुई थी ये? 2015-16 के अंदर। इसके अंदर क्या क्या कार्य थे? इसका उद्देश्य था, मोटिव था कि सुरक्षित सिंचाई तक पहुंच सुनिश्चित करना, कि सभी लोगों तक सुरक्षित सिंचाई, इरिगेशन फैसिलिटीज सुनिश्चित करना, हर खेत को पानी या कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। अब कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार कब होगा?
जब जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर पानी अवेलेबल हो। कई सारे ऐसे क्षेत्र है, हमने बात की थी कि 2/3 जो 2/3 भाग है भारत के अंदर वो वर्षा जल पर निर्भर करता है। तो अगर इन क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटीज़ या इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवा दिया जाए तो क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, किसानों को फायदा होगा। जल उपयोग दक्षता में सुधार कि प्रति बूंद अधिक फसल, जैसे कि हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखा, स्प्रिंकलर्स देखे, ड्रिप इरिगेशन मेथड्स देखे। याद रखना है कि जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स हो गए वो सब क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में हमें एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से प्रति बूंद पानी का अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करने में प्रयोग लेना। नेक्स्ट यहाँ देखने को मिलती है जल क्रांति अभियान, जो कि 2015-16 के अंदर हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि देश के अंदर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये जो वाटर रिसोर्सेज है इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा असमानता है, डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है कि कुछ लोगों के पास भरमार जल संसाधन है और कुछ लोगों के पास पीने योग्य पानी भी नहीं है। तो इसीलिए इसका उद्देश्य था कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और इस अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल के प्रदूषण को कम करना जिसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स को कम करना, चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण जैसी गतिविधियां प्रस्तावित की गई। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुल तब होगी जब वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग जो हैं वो एक साथ होकर सहयोग करेंगे इन पॉलिसीज़ को सक्सेसफुल करने में। जल ग्राम बनाना, प्रत्येक जिले से एक जल की कमी वाला गांव, एक जिले में जहां ऐसा गांव जिसमें सबसे ज़्यादा जल की कमी हो उस गांव को सिलेक्ट करना और वहां पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है हरियाली, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है, ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित है कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो इस पर कार्य करती है। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना, जिसको अटल जल भी कहते हैं। अब ये जो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है। PYQ अगर हम देखते हैं तो ये जो नीरू मीरू कार्यक्रम है, अरवारी पानी संसद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही हम अगर पूरे वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट वाले टॉपिक को लेते हैं तो यहाँ पर 5 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अटल जल जो कि 7 राज्यों के जल की कमी वाले ब्लॉक में व्यवहार परिवर्तित लाना है कि जो 7 राज्य है उनके अंदर जिन ब्लॉक में पानी की कमी है वहाँ पर उस पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है नीरू मीरू कार्यक्रम। अब ये जो नीरू मीरू है इसका क्या मतलब है, नीर क्या होता है, जल होता है, तो इस नीरू मीरू कार्यक्रम का मतलब है जल और आप, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की एक स्कीम है जहाँ पर वर्षा के जल का संग्रहण, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वो सुनिश्चित करना। उसके बाद एक और अलवर की नीति हमें देखने को मिलती है, अरवारी पानी संसद, जो कि अलवर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। और ये एक सफल सामुदायिक पहल वर्षा संग्रहण है। सामुदायिक क्या होती है, जिसमें सभी लोग जो हैं वो एकजुट होकर इस पॉलिसी में सहायता करें। तो ये तो हो गई जल संरक्षण और प्रबंधन की कई सारी पॉलिसीज़, जिसमें हमें प्रधानमंत्री कृषि वाली भी देखी, फिर इसके बाद हमने कई सारी अन्य पॉलिसीज़ भी देखी। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ एक नेशनल वाटर पॉलिसी हमें देखने को मिलती है जो कि 2012 के अंदर आई। कौन सी, राष्ट्रीय जल नीति। और नेशनल गवर्नमेंट जो है, भारत की सरकार जो है वो हर 10 से 15 साल में एक नई नीति लाती रहती है जिससे वाटर का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके। अब इस राष्ट्रीय जल नीति 2012 की इसके उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या क्या है, एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हेतु रूपरेखा। नेक्स्ट है जल की कमी, असमानता और प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करना कि जो वाटर क्राइसिस है, डिस्पैरिटीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन में, और प्रबंधन का क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट हुआ, इससे रिलेटेड जितनी भी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, उन सब का समाधान करना। इसकी सिफारिश किसने की थी, राष्ट्रीय जल ढांचा कानून ने। प्राथमिकता क्या है इसकी कि सुरक्षित पेयजल, जो हम पीने का जल प्रयोग कर रहे हैं वो सुरक्षित हो, साफ हो, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जल को आर्थिक रूप से अच्छा मानना ताकि संरक्षण, उस जल का संरक्षण किया जा सके और उसका कुशल उपयोग किया जा सके। इसलिए ये नीति 2012 के अंदर लाई गई।
फिर है जलवायु परिवर्तन हेतु अनुकूल रणनीतियों की समीक्षा, कि जो हमें जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसकी रणनीतियों की समीक्षा करना। जल उपयोग हेतु बेंचमार्क या जल पद चिन्ह, जल ऑडिटिंग जैसी नीतियां इसके अंदर शामिल की गई, जैसे जो रिवर्स है, जो कैनल्स है, नहरें हो गई, उनके ऊपर वाटर ऑडिटिंग की जाती है। सामुदायिक भागीदारी से प्रबंधन, कि लोग जो हैं वो मिलजुल कर एकजुट होकर इन समस्याओं का सामना करें, वाटर का मैनेजमेंट करें। क्यों? क्योंकि वाटर रिसोर्सेज क्या है, कीमती है और लिमिटेड है, सीमित है। फिर है शहरी ग्रामीण जल सेवाओं में सामुदायिक भागीदारी और पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना। हमने देखा कि सामुदायिक भागीदारी बहुत बार आ गया, तो सरकार जितनी भी नीतियां लाती है, लोग एकजुट होकर अगर सरकार का साथ देंगे, उस चीज़ पर काम करेंगे, तो वो इजीली सक्सेसफुल हो जाती है, जिसमें सरकार और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उन दोनों पर नियंत्रण किसका होता है, आधा सरकार का होता है और आधा जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसका होता है। तो अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा। अब इस चैप्टर के जो मुख्य उद्देश्य थे वो तो आप लोग को समझ आ ही गए होंगे, कि जो वाटर रिसोर्सेज है पृथ्वी पर, उसमें हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसकी उपलब्धता हमने देख ली, अवेलेबिलिटी देख ली, फिर वाटर के सोर्सेज देख लिए कि कौन कौन से सोर्स है, जिसमें ग्राउंड वाटर सोर्सेज हो गए, फिर धरातलीय जो हो गए सरफेस वाटर सोर्सेज हो गए, लगून्स हो गए, बैक वाटर्स हो गए। फिर हमने देखा कि डिमांड किस प्रकार से बढ़ रही है और लोग इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। फिर हमने चुनौतियां देखी, चैलेंजेस देखे, समस्याएं देखी। उसके बाद हमने पढ़ा कि उन समस्याओं का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या क्या ऐसी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ लाई जा सकती है, जिससे हमें पानी के संसाधन जो है, जल संसाधन में एक हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इसका सही प्रयोग किया जा सके और हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अब अगर हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको मैच करना है। सबसे पहली स्लाइड हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ से ये क्वेश्चन बना है कि पृथ्वी की सतह का जल से ढका प्रतिशत कितना है। हमने देखा था कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। तो अब ये 3/4 जल कितना है, 71% हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी की सतह जल से ढकी हुई है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे पानी का कुल प्रतिशत। हमने देखा था लवणीय जल कितना है, 97%। तो बाकी कितना बचा, 3%, जो कि क्या है, अलवणीय जल है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट है यहाँ पर हमें 3% देखने को मिल रहा है। फिर है विश्व के कुल जल संसाधन में भारत का कितना भाग है। भारत के अंदर हमने देखा था कि 4% जो है जल संसाधन का भाग वो उपलब्ध है, लेकिन जनसंख्या की बात हमने की थी कि 17 से 18% पूरे विश्व की जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत के अंदर निवास करती है। तो सीमित जल रिसोर्सेज है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें इन जल वाटर रिसोर्सेज पे एक प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस एक बहुत ही आम सी बात है। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन देखें तो ए में 3 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 2 ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, बी के अंदर है 1, तो बी के अंदर 1 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि भारत में वर्षा से उपलब्ध जल की वार्षिक मात्रा कितनी है। What is the annual volume of available water from precipitation in India, कि वर्षा से कितना जल पूरे भारत के अंदर उपलब्ध है। ऑप्शन 1 इज 2000 घन किलोमीटर, सेकेंड है 3000 घन किलोमीटर, थर्ड इज 4000 घन किलोमीटर और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन देखने को मिलता है 5000 घन किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4000 घन किलोमीटर जो है वो हमें वर्षा से प्राप्त जल देखने को मिलता है। घन किलोमीटर का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे 3, और 3 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स, 4 क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल संसाधनों का वितरण और जल की कमी के कारण, कि जो वाटर रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है वो बताना है हमें। फिर जल की कमी के क्या क्या कारण है, क्योंकि जल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 चैप्टर में अच्छे से डिस्कस की थी, और यहाँ देखो सीधा हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल गया जो कि पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की विशेषताएं और महत्व। जो यमुना और गंगा नदी में पोल्यूशन हो रहा है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी परियोजनाएं लेके आई है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आई है, तो उसके बारे में बताना है।
फिर है जल संरक्षण की स्थायी प्रबंधन प्रथाएं, कि जो वाटर है उसके कंजर्वेशन की क्या क्या प्रबंधन प्रथाएं हमें देखने को मिलती है, क्या क्या रीतियां देखने को मिलती है, वो बताना है। 3 मार्क क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जल प्रदूषण के 2 स्रोत औद्योगिक और सीवेज, इनके बारे में बात करनी है। फिर है जल संभरण प्रबंधन की परिभाषा हमें देनी है, जो कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, हमने अच्छे से इस बारे में बात की थी। जल जनित बीमारियां जैसे दस्त हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कॉलेरा हो गया, कैंसर हो गया, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो गए, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो गया, डेंटल फ्लोरोसिस, कई सारी बीमारियां हमने देखी थी। तंत्रिका तंत्र के अंदर भी हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो ये सारी जो जल जनित बीमारियां हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है, जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो कोई भी 3 बीमारियों के बारे में लिख देना है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिविधियां, जिसके अंदर तीर्थ यात्रा आती है, मेले आते हैं, पर्यटन आते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखना है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कि यमुना नदी हो गई, गंगा नदी जो कि भारत की माँ कहलाती है, तो इनके बारे में हमें लिखना है कि किस प्रकार से झीलें, नदियाँ जो है पर्यटन के लिए आकर्षक है, मेलों के लिए आकर्षक है, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं लोग जहाँ पर नदियाँ आदि उपलब्ध होती है। तो ये हो गए बोर्ड्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब अगर आपको इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ चाहिए या ये सभी क्वेश्चंस चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही उसी लिंक पर, उसी चैनल पर आपको कई सारे अदर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे और अदर बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि पीवाईक्यू में आए थे और आगे आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।